हेलो बच्चों। तो अब हम फ्रिक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने बच्चों लास्ट क्लास में स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया था, काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया था और रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ लिया था और उसका हमने ग्राफ भी किया था। ठीक है, अब आज की क्लास में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे मान लो बच्चों, एक हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और आपको यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, इट इज 0.4। क्लियर? आपसे कहा गया कि इस पर हमने एफ फोर्स लगा रखा है। बच्चों यहाँ म्यू एस दे रखा है और म्यू के दे रखा है। म्यू के 0.3। ये जो ब्लॉक है हमारा, इसका मास है m इक्वस टू 5 kg। ठीक है, ये जो फोर्स है ये बच्चे 2t है। F इक्वस टू कितना है? 2t। फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेरिएबल। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक एट t इक्वस टू 1 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पूछा गया आपसे टाइम व्हेन ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, राइट। तो बच्चों पहले हम इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन देखेंगे, है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये वो होता है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। एफ लिमिटिंग होगा बच्चे म्यू एस इंटू एन। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ग्राउंड इस पर mg फोर्स नीचे लगाएगी और ये जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा देगा। तो बच्चों इक्विलिब्रियम में इसे n की वैल्यू mg के बराबर होगी। तो यहां पे बच्चों ये आ जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ mg, तो 0.45 इंटू 10। तो एफ लिमिटिंग आ रहा बच्चे 20 न्यूटन। ठीक है, अब बच्चों t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर ये यूनिट इसकी न्यूटन है, तो हम देख सकते हैं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो फोर्स है वो 2 न्यूटन है। देखो बच्चों, फर्स्ट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड जो f है इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 न्यूटन। अब बच्चों जो f है इट इज लेस देन f लिमिटिंग। अगर एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग से कम होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वही होती है जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है। देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो ब्लॉक पे लगेगा वो होगा बच्चे एफ के बराबर, दैट इज 2 न्यूटन, है ना। सेकेंड केस में इसने पूछा है कि टाइम व्हेन ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। वो जो मूव तब करेगा जब एफ की वैल्यू जस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी लिमिटिंग से, तभी वो स्लिप करेगा। तो हम मिनिमम वैल्यू अगर निकाला है तो देखो, फॉर स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक एफ की वैल्यू बच्चे एफ लिमिटिंग से जस्ट इक्वल कर रहा हूं मैं, है ना। तो हो गया 2t इक्वल टू 20, बच्चे t इक्वल टू आ गया 10 सेकेंड। इसका मतलब है जस्ट 10 सेकेंड बाद जो ब्लॉक है ये स्लिप करने लगेगा। तो बच्चों अब इस चीज में हमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो वो 15 सेकेंड पर या 12 सेकेंड पर इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछ लेते, है ना। तो मैं इसको भी आगे करता हूं। देखो, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक
एट टी इक्वल्स टू 12 सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों हमने देख लिया कि ये ब्लॉक 12 सेकेंड पे 24 न्यूटन का फोर्स लगेगा, है ना। तो एफ कितना होगा बच्चे, 2 इंटू 12 दैट इज 24 न्यूटन। अब ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर है एफ लिमिटिंग से, सो ब्लॉक विल बी मूविंग, ब्लॉक विल बी मूविंग। अब जब बच्चे मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, है ना। सो काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द ब्लॉक। ठीक है, अब बच्चों हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, तो एफ काइनेटिक आ जाएगा म्यू के इंटू एन दैट इज एम जी, है ना। तो अगर हम ब्लॉक की सिचुएशन बनाए, इस ब्लॉक पर राइट साइड लग रहा है एफ इक्वल टू 24 न्यूटन का फोर्स, लेफ्ट साइड लग रहा है एफ काइनेटिक, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.3। ये बच्चों हमने 0.3 ले रखा है म्यू काइनेटिक, इंटू 5 इंटू 10 दैट इज 15 न्यूटन, है ना। ये आ गया 15 न्यूटन। तो बच्चों जब एक्सेलरेशन निकालना है हमें इस ब्लॉक का, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन राइट साइड होगा, तो बड़ा वाला फोर्स ये है, तो F माइनस एफ काइनेटिक अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो बच्चों ये रिजल्ट देगा हमें 24 माइनस 15 अपॉन 5 kg, तो आ गया 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बच्चे एक्सेलरेशन आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप किसी ब्लॉक को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चे इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस। बच्चे इंक्लाइंड सरफेस में क्या सिचुएशन होगी, अगर हमने किसी इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट को रखा और ये रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है, और बच्चों ये हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल थीटा बना रहा है, हम ग्रेजुअली इस एंगल को इंक्रीज करते जाएं, तो बच्चों क्या सिचुएशन मिलेगी ये हम देखेंगे। एम जी तो बच्चे नीचे लग रहा होगा, इस पे एम जी नीचे लग रहा होगा, तो इसके कंपोनेंट अगर हम लें, देखिए ये एंगल हो गया थीटा, ये कंपोनेंट आया एम जी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब सरफेस इस पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, और जो कि स्टैटिक होगा, है ना। तो बच्चे अब हमें ये देखना है कि ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर। तो जैसे जैसे आप एंगल चेंज करोगे, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, इसका नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होती जाएगी, जबकि बच्चे साइन थीटा एम जी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब एफ स्टैटिक जो है वो इसको बैलेंस करना बंद कर देगा, मतलब उसके बाद ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। तो बच्चे जब ये स्लाइड करेगा उस केस में एफ लिमिटिंग लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग। बच्चे उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ये बच्चे वो मिनिमम एंगल होता है
जिसके बाद ऑब्जेक्ट स्लिप करने लग जाएगी, या मैक्सिमम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन up to which object will not slip। इसके जस्ट बाद बच्चे ऑब्जेक्ट स्लिप कर जाएगा। तो हमें एंगल ऑफ रिपोज निकालना हो तो बच्चे क्या करेंगे, हम एम जी साइन थीटा की वैल्यू एफ लिमिटिंग के बराबर रख देंगे, और एफ लिमिटिंग होता है म्यू टाइम्स ऑफ एन, और एन की वैल्यू होगी एम जी कॉस थीटा। तो ये आएगा हमारा एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। और बच्चे म्यू स्टैटिक है ना, एम जी से एम जी कैंसिल, तो यहां से हमें tan थीटा मिल जाएगा, कितना, म्यू एस। तो बच्चों थीटा जो हुआ tan इनवर्स म्यू एस। अगर हमारे इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखना, इफ एंगल ऑफ inclined plane is greater than angle of repose, block will slip। ठीक है, तो बच्चों ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। बच्चे एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस पर एक चेन रखी हुई है ना। आपको क्वेश्चन दिया, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड टेबल इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। what can be maximum length of hanging part up to which chain will not slip। ठीक है, ये बच्चे हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चों हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे कि मान लो इसका मास m1 है और इसका मास है m2, तो ये चेन पर जो पुलिंग फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ वो लग रहा होगा m1g। ठीक है, और बच्चे यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा F लिमिटिंग वो आएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मतलब m2g, है ना। m1g किसका मास है, हैंगिंग पार्ट का, और m2 क्या है, मास ऑन टेबल। तो बच्चों देखो, इफ मास ऑफ चेन इज m एंड लेंथ ले लेते हैं l, ये चेन बच्चों मैंने यूनिफॉर्म ली है, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट
हैंगिंग पार्ट, ये ले लेते हैं बच्चों x, तो ये लेंथ जो है वो x है, तो ऑब्वियसली ये बच जाएगी l माइनस एक्स। तो फॉर इक्विलिब्रियम जो m1g है ये म्यू m2g के बराबर आएगा, है ना, ये फ्रिक्शन ही इसको रोक पाएगा। तो g बच्चे कैंसिल हो गया, m1 की वैल्यू आएगी मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स, है ना, m बाई एल हो गया लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट, और ये हो जाएगा बच्चों m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू, अच्छा जी तो कट गया है ना, इंटू म्यू, तो m बाई एल फिर कैंसिल हो गया, अच्छा जी हम यहाँ काट ही देते हैं, ठीक है, तो बच्चे x इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया हमारा म्यू एल माइनस एक्स, तो ये होगा x इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एक्स, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो x कॉमन 1 प्लस म्यू, है ना, तो जो हम देख सकते हैं कि जो x आ रहा है वो आ रहा म्यू टाइम्स ऑफ l अपॉन 1 प्लस म्यू। इसकी खास बात यह है कि अगर ये चेन यूनिफॉर्म है तो बच्चों जो हैंगिंग पार्ट है वो मास से इंडिपेंडेंट है, हैंगिंग पार्ट की मैक्सिमम लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड टोटल लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहां पे बच्चों एक ब्लॉक रखा है ना, ये पुली है और एक ब्लॉक हैंगिंग है, ठीक है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लिया म्यू इक्वल टू 0.2, ठीक है, ये बच्चे 4 kg का ब्लॉक और ये ले लेते हैं 5 kg का ब्लॉक m1 m2। अब आपसे कहा गया कि इस पर एक थर्ड ब्लॉक रखा गया, दिस वन, जिसकी वैल्यू है m3, है ना, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ m3 so that blocks will remain stationary, है ना, तो बच्चों हमें m3 की वैल्यू चाहिए है। अब हम ये देखेंगे कि यहां पर अगर टेंशन T है तो m1g के बराबर है, फोर्स है ये आया 50 न्यूटन, है ना, यहां पे बच्चे स्ट्रिंग में टेंशन T ही रहेगा, ये गया T। अब आप देखिए यहां पे बच्चे इस ब्लॉक पर ये सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो m2 प्लस m3 इंटू जी लगेगा, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन को बच्चे मैंने यहाँ पे कैपिटल R से शो किया है, देखो नॉर्मल रिएक्शन ऑन लोअर ब्लॉक बाय टेबल, ये लिखा मैंने R इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू जी, है ना, तो बच्चों यहां पे जो टेबल इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो अगर टेंशन को बैलेंस कर सके तो ब्लॉक नहीं खिसकेगा, ठीक है,
तो फॉर नो स्लिपिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू टी के बराबर होना चाहिए, जो कि किसके बराबर है, m1 जी के बराबर। तो बच्चों ये आ जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ m2 प्लस m3 इंटू जी इक्वल टू m1 जी, जी से जी कट गया, म्यू आ गया 0.2, m2 है 4 प्लस m3 इक्वल टू आ गया 5, है ना। तो ये इसको नीचे ले जाता हूं मैं, तो हो जाएगा बच्चे 4 प्लस m3, 5.0.2, m3 आ जाएगा 50/2 माइनस 4, तो 25 माइनस 4 21। बच्चों ये आएगा इसका मास, है ना, इतना मास होना चाहिए। तो जो हमारा सिस्टम है ये रेस्ट पे रहा आएगा। ठीक है, आप देखिए बच्चों, अगर मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है, ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, और उसका आपसे एक्सेलेरेशन पूछा जाए, कोफिशिएंट फ्रिक्शन आपको दे रखा है, है ना। तो बच्चों आपसे पूछा जाए फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, inclined plane if theta is greater than angle of repose, है ना। तो बच्चे ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम हुआ तो सिस्टम एक्सीलरेट नहीं कर पाएगा। बच्चों इस केस में क्या करेंगे हम, यहां तो लग रहा होगा इस पे क्या, एम जी साइन थीटा, और बच्चों यहां लग रहा होगा फ्रिक्शन, एक्चुअली काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना। ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो बच्चों नेट फोर्स जो हुआ वह एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या करता है, मास, तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन आएगा। अगर आप यहाँ डिस्टेंस निकालना चाहो कितना टाइम लगेगा ट्रेवल करने में, सपोज ये एल डिस्टेंस है ना, टाइम टेकन टू ट्रेवल, एल डिस्टेंस, यहां बच्चे हमें इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो माने, सपोज दिया है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो बच्चों आप एस इक्वल टू क्या लगा दोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बच्चों इससे आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा ना। तो एल इक्वल टू आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई कितनी, जी इंटू टी स्क्वायर, तो टी आ जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा 2l जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आएगा, है ना। ऐसे ही बच्चों हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके, है ना। तो ये बच्चे इंक्लाइन प्लेन के कॉन्सेप्ट होगा, है ना। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो अगर मान लो बच्चे इंक्लाइंड प्लेन पर ये थीटा है, एक ऑब्जेक्ट को आपने
किसी u वेलोसिटी से थ्रो किया और आपसे पूछा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लेते हैं, है ना। तो आपसे पूछा गया आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस, है ना, ब्लॉक विल स्टॉप। तो बच्चों इस क्वेश्चन में खास बात ध्यान देना है, किस ब्लॉक पर नीचे की तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा और नीचे की तरफ लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा, है ना, राइट। तो बच्चों इससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा इक्वल टू mg sin थीटा और प्लस म्यू mg cos थीटा अपॉन a। यहां पर ध्यान देना जो एंगल है इट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, है ना, यहां m आएगा ना, a मिल गया g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। फिर बच्चों आप v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना। तो यहां से आपको फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर देना और सेकंड चाहे तो आप थर्ड इक्वेशन लगा देना, a की वैल्यू नेगेटिव रख देना बिकॉज ये अपवर्ड एक्सीलरेटेड। तो इस तरीके से बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसके आगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। थैंक यू बच्चों।